देखिए, कल हम आप लोगों को बताए थे मार्किंग औजार। आज हम मार्किंग औजार के बारे में बता रहे हैं कौन कौन से मार्किंग करने के लिए औजार प्रयोग किए जाते हैं। इनमें से देखिए, किसी जॉब में मार्किंग करने, ड्राइंग के अनुसार मार्किंग करने के लिए स्काइबर का प्रयोग करते हैं। और हमारे स्काइबर कितने प्रकार के होते हैं ये भी आपको जानकारी बताएंगे, और ये किस धातु के बने होते हैं और इन पे नर्लिंग क्यों किया हुआ होता है, और इनका नोक कितने अंश में बना होता है। तो देखिए, बताते हैं स्काइबर के बारे में। देखिए, स्काइबर ये एक प्रकार का नुकीला धार होता है, इसके द्वारा भी लाइन खींची जा सकती है। इसका जो ये पॉइंट होता है 12 से 15 अंश में 12 से 15 अंश तक ग्राइंड किया हुआ होता है। ये हाई कार्बन स्टील तथा जो इसका नुकीला भाग है यह टेम्पर्ड किया होता है। यदि टेम्पर्ड नहीं किया होगा तो किसी भी जाप में मार्किंग नहीं कर पाएंगे, और जब ये मुलायम होगा इसकी नोक तो मार्किंग नहीं कर पाएंगे। जब हार्ड एवं टेम्पर होगा तभी हम किसी जाप में मार्किंग कर पाएंगे। स्क्राइबर के द्वारा किसी जाप पर लाइन खींची जाती है। स्क्राइबर के द्वारा किसी भी जाप, ये हमारा जैसे जाप बना है, इस जाप के दो भाग करना है तो स्केल रूल से यहाँ पे ऐसे बीचों बीच निशान लगा के यहाँ पे ऐसे ट्राई स्क्वायर स्टील रूल रखेंगे, और जो स्क्राइबर है इसको पकड़ करके इसके किनारे से ऐसे लाइन करेंगे। लाइन करने के बाद जो हमारे पंच होते हैं, पंच के द्वारा पंचिंग करेंगे, और पंचिंग करने के बाद हम इसको बीच से काट देंगे तो हमारे दोनों पार्ट एक साथ अलग अलग पार्ट में विभाजित हो जाएंगे और उनमें डिफरेंस नहीं होगा। फिर देखिए, हमारे स्क्राइबर होते कितने प्रकार के हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 4 पे आता है हमारा देखिए, स्ट्रेट स्काइबर क्या होता है। हमारा ये स्ट्रेट स्काइबर बना हुआ है। स्ट्रेट स्काइबर हमेशा सीधा होता है। सीधा होने के कारण जैसे हमारा ये जाप बना हुआ है, जाप में इसमें हम 45 अंश के कोण में ऐसे इसको टेपर करके ऐसे लाइन खींच सकते हैं। ठीक है। इसका ये नर्लिंग किया हुआ भाग क्यों होता है? नर्लिंग किया हुआ भाग इसलिए होता है ताकि गर्मी के दिनों में जब हाथों से पसीना निकलता है, हाथ गीले होते हैं, या तो हाथों पे कोई तेल या ग्रीस लगा होता है, तो जब हम जाप पर मार्किंग करते हैं तो मार्किंग करते समय यदि ये जैसे यहाँ चिकना है ऐसे पूरा चिकना होगा तो ये हमारे हाथों से फिसल जाएगा, और फिसल जाने के बाद सही से रेखा नहीं खींच पाएगी, सही से मार्किंग नहीं हो पाएगी। इसलिए इसमें नर्लिंग किए हुए भाग होते हैं, खांचे बने होते हैं। खांचे इसलिए बने होते हैं कि हमारे हाथों के द्वारा जब इसको पकड़ते हैं तो क्या होता है कि जब हमारे हाथ स्लिप नहीं करते हैं, हाथ स्लिप नहीं करते, इसलिए इसमें नर्लिंग किया हुआ ये खांचे बने होते हैं ताकि मार्किंग करते समय हमारे हाथ से ये स्लिप ना हो पाए। ये आपका आता है स्ट्रेट स्काइबर। अब मैं आपको बेंड स्काइबर बताता हूँ। बेंड स्काइबर पे कहाँ पे बेंड स्काइबर का प्रयोग किया जाता है। ये देखिए, हमारा बेंड स्काइबर है। बेंड स्काइबर के द्वारा किसी भी जाप में, जैसे ये मेरा पेन का ये कैप देखिए, पेन का कैप है, इसके अंदर मार्किंग करने के लिए किसी बड़े व्यास के पाइप के अंदर मार्किंग करने के लिए बेंड स्काइबर का प्रयोग करते हैं। इसके द्वारा क्या होता है, जैसे हम इसके अंदर ट्राई स्क्वायर या स्टील रूल पाइप के अंदर लगाते हैं, लगाने के बाद ये जो हमारा मुड़ा हुआ भाग है इसको पाइप के अंदर ले जा करके ऐसे मार्किंग करने के लिए प्रयोग करते हैं। और यदि हम स्ट्रेट स्काइबर से करेंगे तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा स्ट्रेट स्काइबर इस तरीके का सीधा होता है, तो इसको अंदर डाल करके मार्किंग नहीं कर पाएंगे। ये इसका यदि ये जो मुड़ा हुआ भाग है तो इसको अंदर इसके ऐसे डाल करके सीधे ऐसे मार्किंग कर लेंगे। तो बड़े पाइप या खोखले पाइपों के अंदर मार्किंग करने के लिए बेंड स्काइबर का प्रयोग करते हैं। इसी में आता है हमारा एडजस्ट स्काइबर। एडजस्ट स्काइबर का वहाँ पर प्रयोग करते हैं
जहाँ पर कम जगह होती है तो इसकी जो नोक होती है उसको हम घटा बढ़ा के ऐसे घटा बढ़ा करके अंदर भी हो जाती है और बाहर घटा बढ़ा करके उसका यूज करते हैं। जहाँ पर जिस स्थान पे हमें प्रयोग करना होता है उसी हिसाब से हम एडजस्ट इस फाइबर को एडजस्ट कर लेते हैं और लाइन को पक्का कर लेते हैं। इसके बाद देखिए हमारा पंच आता है। पंच का क्या क्या प्रयोग होते हैं और किस धातु के बने होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। देखिए हम इसके बाद इस फाइबर के बाद आता है पंच। देखिए पंच का प्रयोग किसी बड़े खोखले मोटे जाप का या खोखले जाप का जो ये सेंटर निकालना होता है, सेंटर निकालने के लिए सेंटर पंच का प्रयोग करते हैं। किसी बड़े पाइप में होल करने के लिए सेंटर पंच का प्रयोग करते हैं। जैसे ये हमारा यहाँ सेंटर निकाल लिया, पंच के द्वारा मारकर यहाँ थोड़ा होल बना दिए। होल बनाने के बाद क्या होता है, ये 90 अंश में बना होता है सेंटर पंच का। तो ड्रिल मशीन में इसमें ले जा कर के होल करने के लिए जो ड्रिल का लिप कोण होता है वो सीधे इसी जो निशान लगा हुआ है इसी में बैठ करके कटिंग करना शुरू कर देता है। यदि हम किसी पंच के द्वारा निशान नहीं लगाते हैं तो हमारा जो ड्रिल का लिप कोण होता है वो जब इसमें ऐसे ताकत लगाते हैं तो थोड़ा इधर उधर झटका मारता है। झटके मारने पे क्या होता है, जो हमारा होल होता है वो एक सीध में सही से नहीं हो पाता है। तो होल को सेंटर में करने के लिए सेंटर पंच का प्रयोग करते हैं। देखिए सेंटर पंच को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बनाते हैं और हैमर के द्वारा कैसे चोट मारते हैं। सेंटर पंच का किसी मोटे जाप का या किसी पाइप का व्यास निकालने के लिए प्रयोग करते हैं, सेंटर निकालने के लिए प्रयोग करते हैं, सेंटर में होल करने के लिए प्रयोग करते हैं। जो हमारा डार्ट पंच होता है, डार्ट पंच के द्वारा जैसे ये हमारा जाप है, ये हमारा जाप है तो इसको हम स्टील रोड या वर्नियर कैलिपर से के द्वारा दो भागों में विभाजित कर दिया, इस फाइबर के द्वारा लाइन खींच दिया। फिर इसके बाद हम डार्ट पंच के द्वारा 3:6 में यहाँ पे ऐसे डाट 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 ऐसे लाइनें कर देंगे। ऐसे लाइनें करने के बाद जब हम इसका कटिंग करेंगे तो जो हमारा डाट डाट लाइन किया हुआ है, आधा लाइन इसमें फर्स्ट पे होना चाहिए और आधा लाइन सेकंड पे होना चाहिए। तो जब हम बीच से काट देंगे तो आधा इधर जाएगा आधा इधर निकलेगा, तभी हमारा सही तरीके से हमारा कटिंग होगा। डार्ट पंच का जो कोण होता है 60 अंश का होता है, ये हाई कार्बन स्टील का बना होता है। और जो इसका कोण वाला भाग होता है, ये नुकीला वाला भाग, ये हार्ड एवं टेम्पर किया होता है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हैमर के द्वारा यहाँ पे धीरे धीरे चोट मारते हैं। जो 250 ग्राम 300 ग्राम के हल्के हैमर से चोट मारते हैं, क्योंकि इतने भारी हैमर से चोट नहीं मारते हैं। तो जब चोट इसमें मारेंगे तो क्या होगा, निशान बन जाएगा। निशान बनने के बाद उसी हिसाब से हम जाप को बेंच वाइज में बांध देने के बाद हम कटिंग करना स्टार्ट कर देंगे। इसके बाद देखिए जो हमारा ये हेड है डार्ट पंच का, डार्ट पंच के हेड में यदि हैमर मारते मारते ये फट गया हो तो फट जाने के बाद इसको सीधे ग्राइंड मशीन में ले जा कर के इसको ग्राइंड कर लेना चाहिए। सीधे ग्राइंड करके ही इसका यूज करना चाहिए। मशरूम हेड वाले पंच का कभी ना प्रयोग करें। यदि इसका हेड फट चुका है तो फट जाने के बाद जब हम इसमें चोट मारेंगे तो चोट मारने के बाद क्या होगा, जो इसके चिप्स होंगे निकल करके हमारे हाथों में चोट पहुंचा देंगे। जब हमारे हाथों में चोट पहुंचाएगा तो हमारे लग जाएगा। इसके बचने के लिए हम इसके जो ये फटा हुआ हेड होता है इसको सीधे ग्राइंड कर लेंगे और ग्राइंड करने के बाद ही इसको यूज करेंगे। मशरूम हेड वाले, कहने का तात्पर्य है कि मशरूम हेड वाले इसका पंच का कभी भी प्रयोग ना करें। इसके बाद देखिए अगले पंच के बारे में हम आपको बताएंगे कि कौन से, अब इसके बाद कौन सा पंच है और कहाँ पर यूज करते हैं और क्या इसका प्रयोग होता है। देखिए हमारा आता है फिर इसके बाद ठोस पंच, जिसको सॉलिड पंच भी कहते हैं। इस पंच के द्वारा सीट में रिवेटिंग करनी हो या उसके सामान सुराख बनाने के लिए ठोस पंच का प्रयोग किया जाता है। सीट के छेद करने के लिए सीट के नीचे हार्ड लकड़ी रखी जाती है। जो हमारा पंच होता है
देखिए इसमें क्या होता है कि जब हम किसी सीट में होल करते हैं तो होल का जब हम इस लोहे में रख करके, ये हमारी सीट होगी, ये हमारी सीटें हैं। जब इन सीटों में हम होल करेंगे तो नीचे लोहा रखेंगे, जब लोहा रख देंगे तो क्या होगा, जब हम इसको ऊपर से ठोकेंगे तो ये जो इसका भाग है लोहे में जा कर के टकराएगा। टकराने के बाद क्या होगा, इसका जो कटिंग कोण है ये मुड़ जाएगा। इसको मुड़ने से बचाने के लिए जब हम सीट रखेंगे तो सीट के नीचे लकड़ी रख लेंगे। लकड़ी के रखने पे जो इसका ये है मुँह, वो लकड़ी में जाएगा और इसका ये जो मुड़ेगा नहीं, इसमें जो धार है तो धार मुड़ेगी नहीं, इसलिए हम नीचे लकड़ी रख लेंगे और लोहा नहीं रखेंगे। लोहा रख लेंगे तो इसका ये होल करने कटिंग करने वाला वो है सेंटर, तो वो मुड़ जाएगा और इसके बाद हम कटिंग नहीं कर पाएंगे। तो अच्छे होल करने के लिए या जाप को सुरक्षित रखने के लिए सीट के नीचे लकड़ी रख लेंगे ताकि हमारा जो ठोस पंच है वो खराब ना हो। और कटिंग होने के बाद ये यहाँ पे खाली रहता है तो जो ये सीट कटेगी, कटने के बाद इसके अंदर चली जाती है। तो नीचे लकड़ी रख लेते हैं, लकड़ी रखने से जाप सुरक्षित रहता है। ये देखिए ठोस पंच के बाद आता है हालो पंच। हालो पंच में देखे होंगे जैसे गांव में जो इंजन होता है, इंजन में जो पट्टा लगता है, पट्टा टूट जाने के बाद जब हम उसमें होल करते हैं तो होल करने के बाद जो वो कटिंग वाला पार्ट निकलता है पट्टे का, वो इसके अंदर घुस जाता है और ये यहाँ पे अंडा आकार का होल होता है तो उसको निकाल लेते हैं। जब फिर छेद करने के बाद फिर हम जब जो पट्टा होता है उसको इस तरीके नट बोल्ट में लगा करके टाइट कर देते हैं। वहाँ पे हलो पंच का प्रयोग करते हैं जिससे कि हमारा जो पार्ट है, वो जो हमारा जाब है या हमारा जो पट्टा है वो फटे ना, फटने के अलावा सही से उसमें होल हो जाए, बिल्कुल गुलाई में होल हो जाता है तो नट बोल्ट भी सही से फंस जाते हैं। ये हमारा हलो पंच आता है। इसके बाद देखिए अब बता रहे हैं पिन पंच। देख लीजिए कि पिन पंच का कहाँ कहाँ पर प्रयोग करते हैं। देखिए हमारा पिन पंच है, पिन पंच के द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते हैं। देखिए पिन पंच के सहारे से पिन पंच का प्रयोग दूसरी पिनों को निकालने के काम किया जाता है, जैसे डायल पिन तथा लॉकिंग पिन या कार्यखंड में फंस जाए तो साइज के अनुसार पिन पंच तथा चोंच से निकालने। जब हम देखिए ये जो हमारा है यहाँ पे कोई पिन फंस गई है, फंस जाने के बाद उसको हम कैसे निकाल पाएंगे, बीच में सेंटर में टूट गई है और टूट जाने के बाद हमारे निकालने के बाद यही पिन पंच का ही हमारे पास जुगाड़ आता है। जैसे इसको लगाएंगे और लगाने के बाद हैमर के सहारे ठोकेंगे, ठोकने के बाद जो बीच में पेन अटकी हुई है या पेन जो बीच में छूट गई है तो वो इसी के सहारे से निकलेगा, अन्यथा हम लोग निकाल नहीं पाएंगे। पिन पंच का प्रयोग किया जाता है। पिन पंच को सेट में मिलते हैं, एक में से 5 साइज होते हैं। जो हमारे पिन पंच होते हैं वो अकेले नहीं होता, इसमें सेट में मिलते हैं 0.5, 0.6, 0.7। इस तरीके से ये सारे पंच जो होते हैं ये सेट में मिलते हैं। इस प्रकार mm तक पिन के पंच होते हैं, 0 mm तक पिन के पंच होते हैं, 1 से लेकर 6, 7, 8, 9, 10 तक। तो क्या होता है, ये पिन निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। फिर देखिए मापी और औजार। मापी औजार में टूल्स नापने के लिए कौन कौन से प्रयोग किए जाते हैं, तो उन टूल्सों के बारे में हम बता रहे हैं कि मापी औजारों में कौन कौन से टूल्सों का प्रयोग किया जाता है। मापी औजार में देखिए स्टील, देखिए ट्राई स्क्वायर, में देखिए इसमें जाप की समतलता चेक करने के लिए, जाप में मार्किंग करने के लिए, जाप में 90 अंश का कोण चेक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये जो इसका ये पतला वाला जो भाग है उसे ब्लेड बोलते हैं और जो नीचे वाला भाग होता है उसे स्टॉक कहते हैं।
और ये जो 90 अंश का कोण बना होता है, इसमें एक जो कट लगा होता है, कट लगने का अर्थ होता है कि जब हम किसी जाप में समतलता चेक कर या 90 अंश का कोण चेक करते हैं तो जो हमारा कट होता है उसी में जाकर के आराम से सेट हो जाता है, जहाँ पे 90 अंश का कोण चेक करना होता है। तो देखिए फिर इसके बारे में क्या क्या है, अभी थोड़ा बता दिया हूँ, इसकी पूर्ण रूप से पूरी जानकारी बता रहा हूँ, इसका कहाँ पे प्रयोग करते हैं। ट्राई स्क्वायर सीट पर देखिए लिख लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है। सीट पर सीधी लाइन खींचने में स्टील स्क्वायर का विशेष सहयोग होता है। इसके दो भाग होते हैं, एक भाग छोटा ब्लेड होता है जिसको टांग कहते हैं तथा दूसरा भाग ब्लेड जिसको बॉडी या ब्लेड कहते हैं। इसकी बॉडी पर माप के निशान अंकित होते हैं। इसके द्वारा भी 90 अंश पे रेखाएं खींची जा सकती हैं और माप सकते हैं। अभी हम आपको बताए ना कि इसका जो ये छोटा वाला भाग होता है इसको स्टॉक बोलते हैं या हाई कार्बन स्टील का बना कास्ट आयरन का बना होता है। जो ये ब्लेड वाला भाग होता है ये हाई कार्बन स्टील का बना होता है। ये इसलिए हाई कार्बन स्टील का बना होता है क्योंकि जब हम जाप के ऊपर इसको बार बार ऐसे फिनिशिंग चेक करते हैं, यदि मुलायम धातु का बना होगा तो इसमें खरोंच पड़ जाएगी और ये घिस जाएगा। इसलिए ये हाई कार्बन स्टील का बना होता है ताकि काम करते समय जाप में घिसे ना और आसानी से जाप को समतलता चेक करने और फ्लैटनेस चेक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और ये आपका स्टॉक का बना होता है, ग्रे कास्ट आयरन का या कास्ट आयरन का बना होता है जो कि मोटा होता है, जिसको कि हाथ में ही पकड़ करके चेक किया जाता है। इसमें इंच और सेंटीमीटर के निशान भी बने होते हैं जिसमें कि जाप को नाप भी सकते हैं। अब देखिए इसके बाद आता है आपका स्टील रूल। देखिए स्टील रूल के बारे में बता रहा है। स्टील रूल किस धातु का बना होता है और कहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए स्टील रूल में इंच और सेंटीमीटर के निशान बने होते हैं। चित्र बना लीजिए, इसमें आपको पढ़ने में आसानी रहेगा। अब अगले दिन हम आपको इसके बारे में बताएंगे। चित्र बना लीजिए इसके बारे में, स्टील रूल के बारे में। नेक्स्ट डे जब हम आपकी क्लास लेंगे तब स्टील रूल के बारे में बताएंगे। चित्र बना लीजिए।